सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमबीएन साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आज फिर से स्वागत है। मैं विक्रम सिंह प्रकाश की प्रकृति के पार्ट नंबर 2 को लेकर आपके सामने आज फिर से उपस्थित हूँ। आज हम हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, यानी हम आज समतल सतह से प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे और उसमें हम प्रकाश की किरण नहीं लेंगे, पर समतल सतह पर परावर्तन का अध्ययन करेंगे। उसमें हम तरंगागर को लेंगे। प्रकाश किरण के स्थान पर अपन किसको लेंगे? तरंगागर को। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक समतल सतह लेते हैं। जैसे ये कोई समतल सतह है एम डैश, ठीक है, और इसके ऊपर कोई समतल तरंगागर ए बी इस प्रकार से दिखा देंगे। समतल तरंगागर को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये बिंदु हुआ ए और ये हुआ बी। अब ध्यान दें कि मान लो ये प्रकाश स्रोत है एस, ठीक है, ये हुआ स्रोत। तो स्रोत एस से प्रकाश का उत्सर्जन तरंगागर के रूप में होता है, और जब स्रोत बहुत दूरी पर होता है तो तरंगागर को हम क्या मान सकते हैं? समतल तरंगागर मान सकते हैं। तो ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, यानी किरणें आ रही हैं, और यहाँ पे बिंदु ए और बी पर कण समान कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। इसलिए ए और बी को मिला लिया तो ये ए बी जो बिंदु पथ है ये समतल तरंगागर हो गया। ठीक है, तो ये तो है समतल तरंगागर। अब यहाँ पे अपन अभिलंब खींच लें ऐसे। तो अभिलंब और आपतित, ही देखो ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को अपन आपतन कोण मानते हैं। आपतन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? आई से। ठीक है, अब यहां पे कुछ ध्यान देना है। ध्यान दें कि ए बी एक समतल तरंगागर है। अब समतल तरंगागर पीछे हमने पढ़ा था हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत में कि तरंगागर के प्रत्येक बिंदु से नई तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। तो ए और बी तरंगागर के बिंदु हो गए, समतल तरंगागर के। इन बिंदुओं से नई तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी। अब ध्यान दें कि एक ही माध्यम में, यानी अपन परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं, तो हमें एक ही माध्यम ऊपर वाला पृष्ठ ही अपने को लेना है। अब बिंदु ए से जो द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होगी वो इस पृष्ठ से परावर्तित होकर इधर चली जाएगी। उतने ही समय में बी से भी तो तरंगिका उत्सर्जित होगी, वो यहाँ से जो उत्सर्जित होगी वो पृष्ठ पर पहुंचेगी। इसमें ये ध्यान देना है कि ए बी एक समतल तरंगागर है और इसका बिंदु ए है वो तो पृष्ठ पर है, लेकिन बी पृष्ठ पे नहीं है। तो ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जितने समय में बिंदु सी पर पहुंचती है, यहाँ मान लो बिंदु सी है, उतने समय में बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है वो बिंदु डी पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं ऐसे। एम डैश यहाँ ले लें और यहाँ बिंदु डी ले लें। एक बार फिर से ध्यान दें, ए बी एक समतल तरंगागर है। ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जितने समय में बिंदु सी पर पहुंचती है, उतने ही समय में बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका बी डी बिंदु डी पर पहुंच जाएगी। क्योंकि ए बिंदु पृष्ठ पर है तो ए से उत्सर्जित होने वाली है, उसका तो परावर्तन होने के कारण वो ए से सी पर पहुंच जाएगी, लेकिन बी पृष्ठ पर नहीं है, इसलिए बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका टी समय में डी पर पहुंचेगी और ए से उत्सर्जित
द्वितीयक तरंगिका t समय में c पर पहुंचेगी। अब यदि हम c को और d से मिला दें, ऐसे c को d से मिला दें तो CD क्या हो जाएगा, परावर्तित तरंगागर। ठीक है, और एक एक किरण अपन परावर्तित ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे अपन दोबारा से अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींच लिया तो ये आपतन कोण है, तो इसको अपन परावर्तन कोण लगाएंगे R। साथ ही इसमें हमें ध्यान देना है कि ये जो AB आपतित तरंगागर है, अब यदि आपतन कोण I है तो तरंगागर आपतित यहाँ पे कोण I पर ही आपतित होता है। तरंगागर पृष्ठ के साथ में कोण BAD बना रहा है, जिसको हमने क्या मान लिया, I मान लिया। इसी प्रकार से यहाँ ये परावर्तन कोण है R और CD क्या है, परावर्तित तरंगागर है। CD परावर्तित तरंगागर है, इसलिए ये परावर्तन कोण अपन यानी कोण CDA या कोण ADC, कोण ADC को अपन परावर्तन कोण R मानते हैं। ये परावर्तन कोण तरंगागर के लिए है और ये कोण BAD ये आपतन कोण है, ये आपतित तरंगागर के लिए है, जबकि कोण ADC ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तित तरंगागर के लिए है। एक बार फिर से चित्र में जो चीजें आई हैं उनको स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले माना M डैश एक समतल परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर कोई समतल तरंगागर AB कोण I पर आपतित होता है। ठीक है, AB आपतित तरंगागर है और जितने समय में A से उत्सर्जित तरंगिका बिंदु C पर पहुंचती है, उतने ही समय में B से उत्सर्जित तरंगिका बिंदु D पर पहुंचती है। यानी AC किसके बराबर हुई, BD के बराबर हुई। क्यों? क्योंकि एक ही माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है। यानी मान लो प्रकाश की चाल v है, तो t समय में तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो अगर चाल को v माने समय t लें तो t समय में तय की गई दूरी vt होगी। तो बिंदु B से उत्सर्जित तरंगिका t समय में vt दूरी तय करेगी और बिंदु D पर पहुंच जाएगी। इतने ही समय में यानी t समय में A से उत्सर्जित तरंगिका बिंदु C पर पहुंच जाएगी। दूरी कितनी तय करेगी, vt। यानी हम ये कह सकते हैं कि AC किसके बराबर होगी, BD के। AC किसके बराबर होगी, BD के। AC बराबर BD। अब आगे ध्यान दें इसमें, तो ये हमारा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करने के लिए चित्र है, किरण चित्र। ठीक है, इसमें जो चीजें हैं वो सारी अपन ने अंकित कर रखी हैं। आई यहाँ पे आपतन कोण है, ये आपतित किरण है इसलिए अभिलंब के साथ में कोण बनाएगी। ए भी आपतित तरंगागर है इसलिए पृष्ठ के साथ में बनाएगा आपतन कोण। इसी प्रकार से ये जो है यहाँ कोई बिंदु अगर अपन ई लें तो डी ई परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में परावर्तन कोण आर बनाती है, तो इसलिए सी डी क्या है, परावर्तित तरंगागर है। तो इस कोण को अपन परावर्तन कोण आर मानेंगे। ए बी आपतित तरंगागर हो गया, सी डी परावर्तित तरंगागर हो गया। अब हमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं उन नियमों को स्पष्ट करके दिखाना है। नियम क्या है, पहला और दूसरा दो नियम हैं। उनमें महत्वपूर्ण नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई और आर जो कोण है यानी कोण आई बराबर कोण आर हमें सिद्ध करके दिखाना है। फिर परावर्तन की व्याख्या के लिए पहला नियम आ जाएगा। दूसरा नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तो जहां आपतित किरण होगी वहां आपतित तरंगागर भी है, जहां परावर्तित किरण होगी वहां परावर्तित तरंगागर भी है, और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित हैं। तो ये दूसरा नियम तो चित्र से स्पष्ट हो जाता है। अब ध्यान दें यहां पे, यानी ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री का हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये कोण भी हमें 90 डिग्री का प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जितने समय में ए से उत्सर्जित तरंगिका बिंदु सी पर पहुंचेगी उतने समय में बी से पहुंचने वाले डी पर पहुंचेगी। तो अगर हम ये
स्पर्श रेखीय यहाँ पे एक चाप खींचे तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये ध्यान दे लें कि यहाँ पे ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के रहेंगे। अब हमें दो त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज ABD और ACD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दें कि AD दोनों में उभयनिष्ठ है, AD बराबर AD, ये है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, साथ ही AC बराबर BD, क्यों? AC बराबर है BD के, क्योंकि ये दूरी चाल गुणा समय के बराबर है। यानी पीछे हमने पढ़ा है कि A और B तरंगागर के बिंदु हैं, इनसे नई तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं और जितने समय में B से उत्सर्जित होने वाली नई तरंग बिंदु D पर पहुंचेगी उतने ही समय में A से उत्सर्जित नई तरंग बिंदु C पर पहुंचेगी। तो ये अगर हम प्रकाश की चाल v माने और समय t लें तो BD जो दूरी है वो VT के बराबर हुई, इसी प्रकार से AC दूरी भी VT के बराबर हुई, यानी AC बराबर BC बराबर VT, और साथ में कोण ABD बराबर कोण ACD, कोण ABD बराबर कोण ACD, कोण ABD बराबर कोण ACD। ठीक है, यानी कोण B और कोण C आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए दोनों त्रिभुजों में यानी दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का हो गया, और 90 डिग्री के सामने की भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, जो यहाँ पे AD है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, और साथ में एक एक भुजा AC बराबर BD प्राप्त हो रही है अपने को, AC बराबर BD। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्वांग समता का जो नियम है RHS नियम, जिसको हम समकोण कर्ण भुजा नियम कह सकते हैं गणित की भाषा में, उससे दोनों त्रिभुज AB यानी त्रिभुज ABD और ACD सर्वांग सम होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, यानी त्रिभुज ABD और ACD दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, अगर हम नियम लिखना चाहें तो RHS नियम लिख सकते हैं, RHS नियम यानी समकोण कर्ण भुजा नियम, कोष्टक में लिख सकते हैं RHS नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम अगर त्रिभुज हैं तो उनके संगत भाग अर्थात उनकी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के बराबर होंगी, एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर होंगे। दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, और इसलिए संगत भागों में अपन इस त्रिभुज का कोण लें BAD, इसलिए कोण BAD बराबर हुआ, यानी कोण BAD बराबर हुआ कोण ADC के, बराबर कोण ADC। ध्यान दे लें, कोण BAD यानी ये कोण बराबर हुआ कोण ADC यानी इस कोण के। अब यहां अपन ने लिख रखा है कोण I, यहां कोण R, तो या कोण I बराबर कोण R। ठीक है, कोण I बराबर कोण R। अब कोण I क्या है? आपतन कोण है, और कोण R क्या है? परावर्तन कोण है, यानी आपतन कोण किसके बराबर हो गया? परावर्तन कोण के।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, तो आगे लिख सकते हैं या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो इस प्रकार से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। दूसरा प्रकाश का जो नियम है वो यहीं से स्पष्ट हो जाता है, उसको अपन सीधा देखेंगे कि देखो पहले हमें दूसरे नियम के बारे में पता होना चाहिए। नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जहाँ आपतित किरण है वहीं आपतित तरंगागर है ए बी, जहाँ परावर्तित किरण है वहीं परावर्तित तरंगागर है सी डी, और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यानी आपतित किरण अर्थात आपतित तरंगागर, परावर्तित किरण यानी परावर्तित तरंगागर और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों की हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से पुष्टि होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रकाश के हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो अपन ने पढ़ा है इस पार्ट में इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं इनको नोट कर लेंगे। धन्यवाद।